हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश हैं, सुरक्षित हैं और बेंचर्स आईक्यू के साथ में स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आयुषी जोशी आपके लिए बेंचर्स आईक्यू पे इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को डिस्कस कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स लेकर आई हूँ। उसी के साथ में मैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू कुछ सेशंस लेके आने वाली हूँ, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। उसी के साथ में एक नया सेशन भी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें हम लोग पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए बेंचर्स आईक्यू के साथ। इफ़ यू वांट टू कवर होल सिलेबस in such a manner that will make you sure that you will get the exam marks or selection, then you have to be with me on each and every video. Okay, so don't forget to like, share and subscribe the channel, and along with that just do go on suggested links so that you can get more and more videos on Benchers IQ. Okay, एंड जस्ट एन्जॉय दिस विथ मी। आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है, वो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्टेड मैटर था, जो रिसेंटली सॉर्ट आउट कर दिया गया है। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया। देखिए, सभी को पता है कि नई एजुकेशनल पॉलिसी लॉन्च हुई है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी में है क्या। तो आज मैं आपके सामने जो लेकर आई हूँ वो है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, कि इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं और कैसे इस पर वर्क किया जा रहा है। ठीक है, और कैसे गवर्नमेंट इस पर वर्क करेगी, एंड एजुकेशन सिस्टम अब तक कैसा था और अब कैसे चलेगा, और इसकी हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं NEP को। NEP इट मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि शॉर्ट फॉर्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, दैट इज़ NEP। ओके, सो आगे भी वीडियो में जहाँ NEP लूँगी यूज़ में, तो आप समझ जाइएगा कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए यूज़ में लिया गया है। यूनियन कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 मतलब रिसेंटली जो है अप्रूव किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, और आई कैन से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। इसने रिप्लेस किया है 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इंदिरा गांधी जी ने, जो कि लेट PM हैं, उन्होंने 1968 में पहली बार इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की थी। उसके बाद में 1986 में अगेन महात्मा गांधी जी की फ़िलोसॉफ़ी पर बेस्ड एक नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई, जिसे बाद में 1992 में मॉडिफाई किया गया। तो मैं आपको बता देती हूँ। अब पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि NEP 2020 इट मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को किसने, या हम कह सकते हैं अप्रूव किया है, किसने अप्रूव किया है ना, तो यूनियन कैबिनेट। सेकेंड क्वेश्चन, NEP 2020 ने किसे रिप्लेस किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा NEP और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज़ 1986। ओके, और पहली एजुकेशन पॉलिसी भारत में किसने बनाई थी, तो वो है इंदिरा गांधी। और दूसरी एजुकेशन पॉलिसी जो बनी थी वो 1986 में बनी थी। वो किसकी फ़िलोसॉफ़ी पर बेस्ड थी, महात्मा गांधी जी की। ठीक है, उसी के अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, वो ये है कि 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसे कब मॉडिफाई किया गया, तो 1992 में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेकेंड जो है एजुकेशनल पॉलिसी जो है वो कब बनी थी, 1986, 1992, 1968 और 2020 आई कैन से, है ना। तो अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपका आंसर होगा 1986। कन्फ्यूजन ये भी होगा हमें कि हम 1982 करें, 1992 टिक करें या 1986 करें। तो देखिए, 1992 में उसे सिर्फ मॉडिफाई किया गया था, बट एजुकेशन पॉलिसी कौन सी चल रही थी, 1986 की। सो यू हैव टू टिक द 1986। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आज की अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च की गई है रिसेंटली 2020 की, उसमें किन किन सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो मेजर चेंजेस जो हुए हैं वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। वो है 5334। इट मीन्स जो पहले हमारा जो सिस्टम चलता था, एजुकेशन सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम, वो कैसे चलता था, 10+2 का सिस्टम था, है ना। 10 तक सारे सब्जेक्ट्स आप रीड आउट करेंगे, उसके बाद में जो है 2 ईयर्स आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को, जो सेलेक्टेड ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उन पर स्टडी करेंगे। उसके अलावा उसको चेंज कर दिया गया है
इसके अंदर 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट ले आए हैं। अब ये क्या है, ये मैं आपसे आगे स्लाइड्स में डिस्कस करूँगी। एक दूसरा जो मेजर चेंजेस लाए गए हैं, दूसरा मेजर चेंज जो लाया गया है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी। बेसिकली अब ऐसा पहले एक स्ट्रिक्ट डिवीजन हो रखा था कि 12th के अंदर इफ़ यू हैव साइंस मैथमेटिक्स तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ना है एंड यू विल गो फॉर सम इंजीनियरिंग स्ट्रीम और समथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू, ओके। बट अब क्या सिस्टम हो गया है, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी साइंस एज वेल एज आर्ट्स, फाइन आर्ट्स और पेंटिंग वट एवर, देन यू कैन टेक इट विथ इट, ओके, इन योर स्टैंडर्ड वॉट एवर यू आर रीडिंग विद। सो ये वाला मल्टी डिसिप्लिनरी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं हम लोग। उसके अलावा एक और सिस्टम में चेंजेस आए हैं, वो है ग्रेजुएशन सिस्टम के अंदर। बेसिकली अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले थे हमें ग्रेजुएशन सिस्टम के अंदर। उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रेजुएशन सिस्टम में चेंजेस लाए गए। मतलब फर्स्ट ईयर में जो है सर्टिफिकेशन का, सेकेंड ईयर के अंदर आपको जो है और भी जो आगे डिप्लोमा वगैरह जो भी वॉट एवर उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद में अगर आप स्टडी को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ टाइम बाद में कंटिन्यू करना है, तो आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। उसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर जब आप चाहें तो उसे रिज्यूम कर सकते हैं। उसके वो कंप्लीशन के बाद में आपको डिप्लोमा डिग्री जो है आपका ग्रेजुएशन का वो प्रोवाइड हो जाएगा विद सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से काफ़ी सारे चेंजेस ग्रेजुएशन सिस्टम में भी लाए गए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेजरली अगर मैं बात करूँ तो मेजर डिवीजन या मेजर चेंजेस जो देखने को मिले हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, NEP के अंदर, वो है 5+3+3+4 other than this multidisciplinary system and graduation system changes, okay। So हम बेसिकली इन्हीं 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे या फोकस करेंगे या बात करेंगे हम इन चीज़ों को और समझेंगे अच्छे से कि ये क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स जो है, की पॉइंट्स जो है वो यहाँ मैंने लिए हैं। पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय सेंटर और स्टेट टू बी रेज्ड बाय 6% ऑफ GDP के लिए जो एजुकेशन सिस्टम पे स्पेंडिंग है वो हमारी पहले जितनी थी उससे 1.6% बढ़ा दी गई है। और अब फाइनली हमने ये विचार कर लिया हमारी GDP का 6% जो है वो किसको जाएगा, एजुकेशन सिस्टम को जाएगा, ठीक है। एक नया क्यूरिकुलम फ्रेम किया गया है जो आंगनवाड़ी और प्री स्कूल्स के लिए है। उसी के साथ में जो आपकी मदर टंग है वो आप बिल्कुल उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्लास 5 तक प्रोवाइड करवाए गए हैं जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। उसके अलावा जो मिशन है ये है कि हम नमरेसी जो स्किल्स हैं या लिटरेसी की जो स्किल्स हैं उन्हें 2025 तक बिल्कुल टॉप लेवल पे लेके जाएं, है ना। इसके अलावा न्यू करिकुलम जो है इंक्लूड किया गया है किसके लिए, कोडिंग और वोकेशनल इंटीग्रेशन के लिए 6th क्लास से ही अब आप अपना जो आपकी करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उस पर को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। देखिए अब तक जो एजुकेशन सिस्टम था ना वो एक बर्डन सा था, that you are going to school with your bags and you have to do the studies no matter you are going through the curriculum activities or not, no issue at all, but you have to do the studies only, okay। तो अब इसे थोड़ा सा हमने घुमा दिया है। देखिए विश्व स्तर पे सभी स्कूल, सभी जो कंट्रीज़ है वो ये दावा करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, हम बहुत पिछड़े हुए थे उसमें। लेकिन अब रिसेंटली इंडिया की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हमें इन सारी कंट्रीज से बिल्कुल अलग लेकर जाती है। और अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद में जो चेंजेस आते हैं वो बिल्कुल वैसे ही हुए जैसा सोचकर इसे लॉन्च किया गया है, तो आने वाले टाइम में इंडियन एजुकेशन सिस्टम या इंडियन एजुकेशनल पॉलिसी जो है वो वर्ल्ड की टॉप लेवल एजुकेशन पॉलिसीज़ होंगी, ओके। इसके अलावा और क्या चेंजेस लाए गए हैं, 10th और 12th बोर्ड को भी थोड़ा इजी कर दिया है और उसे रीडिज़ाइन कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो हम कह सकते हैं डिफरेंट फ्रेमवर्क्स या एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स को रेगुलेट करने के लिए। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है जिसके तहत फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी अपने कैंपस इंडिया में सेटअप कर सकती हैं, ओके। अ ग्रेटर proportion ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग वोकेशनल एजुकेशन एंड अ मूव टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशंस
और इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग आईआईटीज टर्निंग मल्टी। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, आईआईटी को भी मिलाया गया है इवन, कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने लेवल पे अपने इंटरेस्टिंग हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट या फिर इंटरेस्ट फील्ड के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे आप अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उसमें हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पॉलिसी जो बनाई गई है इस एजुकेशन पॉलिसी में, वो पॉलिसी है इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है, ये हमारा एम है। ठीक है, इसके अलावा वन ऑफ द स्टेटेड एम ऑफ द पॉलिसी जो है वो ये है डीप रूटेड प्राइड। हमें सिर्फ ऊपरी दिखावटी स्टडीज़ को नहीं फॉर्मुलेट करना है, या हमें बस वो जो हमें फॉरेनर सिखा के गए, ब्रिटिशर्स जो सिखा के गए उसी स्टडीज़ को फॉलो नहीं करना है। हमें इस तरीके से एजुकेशन को फॉलो करना है कि हमारी जड़ें मजबूत हो सके, है ना। स्पिरिट, इंटेलेक्ट एंड डीड्स के बेसिस पर इंडियंस जो हैं सिर्फ विचारों के आधार पर नहीं, हर तरीके से अपने लेवल पे टॉप करेंगे, ऐसी एजुकेशन पॉलिसी को फॉर्म किया गया है। ठीक है, इस पॉलिसी का एक एम है लाइट बट टाइट। ओके, मतलब लाइट भी है और टाइट भी है। एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बनाई गई है कि एकदम आपको इजी भी नज़र आएगी, इजी भी है, एक्सेसिबल भी है, इक्विटी बेसिस पर भी है, और इक्विटी इंक्रीज़ करेगी, आपकी इंक्लूजन को भी इंक्रीज़ करने का काम करेगी। ठीक है, सो अगर हम बात करें तो ये एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम को लाइट और टाइट दोनों ही बताती है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेज डाउन दैट बाय 2040 ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स शैल एम टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट। सबसे बड़ा जो चेंज यहाँ देखने को मिल रहा है इस एजुकेशन पॉलिसी में वो है हायर एजुकेशन के बेसिस पर मल्टीडिसिप्लिनरी होना। मतलब देखिए, आज तक हम ये तो पढ़ते आए हैं कि छोटी क्लासेस में ड्राइंग क्लास हो रही है, वो क्लास हो रही है, लेकिन अब हायर क्लासेस में हमारा क्या प्रेशर होता था, वी हैव टू गो थ्रू द बोर्ड्स। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस पढ़ेंगे, अगर आप मैथ्स कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप अकाउंट्स, बीएसटी एंड ऑल पढ़ेंगे। यू डोंट हैव एनी राइट्स टू गो थ्रू पॉलिटी, हिस्ट्री और वट एवर। ओके, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल चेंज कर दी गई हैं। अब बिल्कुल बहुत बड़े मेजर चेंजेस जो लाए गए हैं, वो सबसे बड़ा मेजर चेंज जो है, सबसे बड़ा जो चेंज है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट पर बेस्ड है। ठीक है, ईच ऑफ विच विल एम टू 3000 और मोर स्टूडेंट्स। सभी का एम है कि 3000 और ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इससे पास आउट हों। देयर शेल बाय 2030 be at least one large multidisciplinary institute in or near every district। ये टारगेट बनाया गया है कि 2030 तक जाते जाते 20 चल रहा है, 30 तक मतलब अगले 10 सालों के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर या उसके आसपास एक मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट हो, और वो भी लार्ज लेवल का, मतलब बड़े स्तर का। ठीक है, द एम विल बी टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इसका एम क्या है, इस नई एजुकेशन पॉलिसी का एम है जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा एनरोलमेंट्स को बढ़ाया जाए। ठीक है, हायर लेवल पे एनरोलमेंट्स को बढ़ाया जाए कॉलेजेस और हायर एजुकेशन सिस्टम में। एंड वोकेशनल एजुकेशन जो है वो 26.3% से 50% तक ले जाई जाए 2035 तक जाते जाते। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट्स जो है वो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। अब हम इसके आगे बात करेंगे स्कूल एजुकेशन, उसके बाद में हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर क्या चेंजेस लाए गए हैं, और उसके अलावा हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस लाए गए हैं, है ना। उसके अलावा मेजर चेंजेस क्या हैं, ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं बता दूँ, जो लोग पास आउट हो चुके हैं वो खेद ना कीजिए, उल्टा खुश होइए आने वाले स्टूडेंट्स, आने वाली पीढ़ी के लिए, कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है ना। तो न्यू एजुकेशन सिस्टम के तहत स्कूल एजुकेशन को कैसे फॉर्मुलेट किया गया है, तो बेसिकली पेडागोजिकल सिस्टम्स को फॉलो किया गया है, करिकुलम स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है जिसके अंदर 5+3+3+4 लिया गया है। इट मीन्स 3 to 6 ईयर्स का जो बच्चा है उसे फ्री, सेफ, हाई क्वालिटी आंगनवाड़ीज़, प्री स्कूल्स या बाल वाटिका प्रोवाइड्स होंगी। उसके अलावा जो 3 to 8 जो है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्रॉम 3 to 6 ECEC ECCE, एंड प्रायर टू द एज ऑफ 5 एवरी चाइल्ड विल मूव टू प्री प्रिपरेटरी क्लासेस और बाल वाटिका। ओके, जैसे कि मैं बता देती हूँ, या प्री प्रिपरेटरी क्लासेस यहाँ कैसे डिफाइन किया है, नर्सरी, केजी एंड प्रेप। इट मीन्स फर्स्ट क्लास में एंटर करने से पहले किंडरगार्टन या नर्सरी, केजी, प्रेप जो भी आप पढ़ते हैं, जो
3 इयर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो आप जो है फॉलो करेंगे, ठीक है। एज 6 to 8 जो एज है, जिन बच्चों की एज ग्रुप 6 to 8 ईयर्स की है, वो फर्स्ट सेकंड क्लास में होंगे फाउंडेशनल स्टेज के अंदर। उसके अलावा 8 to 11 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेड 3 to 5 में होंगे। दैट विल बी द प्रिपरेटरी स्टेज। इट मीन्स प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड और इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग पर फोकस किया जाएगा। उसके अलावा 11 to 14 ईयर्स की जो एज के स्टूडेंट्स होंगे ग्रेड 6 to 8, उनके लिए मिडल स्टेज होगी। और इसके अलावा एक्सपेरियंशियल लर्निंग इन द साइंसेज, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग होगी। ओके इसके अलावा 14 to 18 एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेड 9 to 12 के, वो सेकेंडरी स्टेज में आएंगे जिसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ होंगी। ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान दिया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी और स्टूडेंट की चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की आज़ादी दी जाएगी, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो 8th ग्रेड तक के लिए होंगे। उसके अलावा प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8। उससे अलावा अगर आप आगे फर्दर अपनी जो मीडियम है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ग्रेड 8 तक आप कर सकते हैं एंड बियॉन्ड। ओके विल बी होम लैंग्वेज, मदर टंग और लोकल लैंग्वेज, यू कैन चूज़ एनी वन। ओके स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव 10 बैगलेस डेज। जो भी स्कूल स्टूडेंट हैं उनके लिए हर साल में 10 दिन ऐसे होंगे जो बैगलेस होंगे, मतलब उस दिन आपको बैग लेके नहीं जाना है। यू डोंट हैव टू बी बर्डनड, यू डोंट हैव टू बी वेरी पैनिक अबाउट योर स्टडीज़। आपको उन दिनों में कुछ इनफॉर्मल इंटर्नशिप होगी या आपको कुछ जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी या कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे कि आप बिल्कुल जो है 10 डेज़ में बिल्कुल रिचार्ज हो जाए एंड अगेन अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें फ्रॉम 11th डे, ठीक है। इसके अलावा जो बोर्ड एग्ज़ाम्स या स्कूल एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए क्या सिस्टम है। स्कूल एग्ज़ाम्स विल बी हेल्ड ओनली फॉर 3 लेवल्स, क्लास 3, 5 और 8 के लिए स्कूल एग्ज़ाम्स होंगे। असेसमेंट्स होंगे उसके अलावा फॉर्मेटिव स्टाइल के अंदर which encourage higher order thinking skill, critical thinking and conceptual clarity। इन चीज़ों को फोकस करते हुए असेसमेंट जारी किए जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स टू कंटिन्यू, बट बोर्ड एग्ज़ाम्स वैसे ही होंगे, कंटिन्यू होंगे, बट दीज विल बी डिज़ाइंड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट देखने को मिले। A new national assessment center PARAK, that is performance assessment review and analysis of education for holistic development। देखिए पूरा एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, ये नई एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरीके से बेस्ड है किसके ऊपर, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, होलिस्टिक वर्ड पर बेस्ड है बेसिकली। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट को फोकस करते हुए नॉलेज को एनालिसिस, रिव्यू, असेसमेंट के बेसिस पर पारख को जो है, परख दैट इज़ परख, उसे जो है लॉन्च किया गया है। उसके अलावा बोर्ड एग्ज़ाम्स विल हैव लेस स्टेक्स। बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं उनके थोड़ा हमारा जो स्टेक है वो लेस हो जाएगा। इसके अलावा ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑन अप टू 2 occasions ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर। जो भी स्कूलिंग ईयर है फर्स्ट से लगा करके 10 तक आप कोई भी 2 जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स देना कंपलसरी है, एक मेन एग्ज़ाम और एक जो है इम्प्रूवमेंट के लिए, इफ़ यू डिज़ायर फॉर दिस। ओके द नेक्स्ट इज़ हायर एजुकेशन एंड कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम। इनमें क्या चेंजेस लाए गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे। NTA जो है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, वो कंडक्ट करेगी इन एग्ज़ाम्स को। दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2022 सेशन। 2022 से जो है के सेशन से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बैचलर्स डिग्री विल बी ऑफ 4 years, बैचलर डिग्री को 4 years कर दिया गया है विथ एग्जिट ऑप्शंस एज फॉलोज, और उसके साथ आप एग्जिट भी कर सकते हैं। Exit after 1 year you will get certificate, exit after 2 year you will get diploma। मिड टर्म ड्रॉप आउट अगर आप करते हैं, मतलब 2 साल के बाद में अगर ड्रॉप आउट किया है आपने, देन यू विल बी गिवन द ऑप्शन टू कंप्लीट द डिग्री आफ्टर अ ब्रेक। आप 2 साल के बाद अगर डिग्री को ड्रॉप कर रहे हैं तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप बाद में ड्रॉप लेने के बाद में फिर से अपनी बची हुई 2 साल की स्टडीज़ को कंप्लीट करके डिग्री ले सकते हैं,
ठीक है। बैचलर्स प्रोग्राम विल बी मल्टी डिसिप्लिनरी, जिस तरीके का ये प्रोग्राम है बैचलर्स प्रोग्राम वो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का होगा। इट मीन्स कोई रिजिड या हम कह सकते हैं कोई आर्ट और साइंस के बीच में सेपरेशन नहीं होगा, साइंस और कॉमर्स के बीच कोई सेपरेशन नहीं होगा। जिसकी जो इच्छा है वो सब्जेक्ट्स लेकर के अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। Indian arts, language and culture will be promoted at all level. Indian art, लैंग्वेज और कल्चर को हर लेवल पे प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा जो मेजर चीज़ें जो चेंजेस देखने को मिले हैं वो ये है कि सबसे बड़ी बात तो एमफिल नाम की जो डिग्री हुआ करती थी, एमफिल कोर्स जो हुआ करता था उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। उसी के अलावा 2040 तक सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे कि IITs या और भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी को मल्टी डिसिप्लिनरी करने का प्लान किया गया है। और इसके अलावा आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट्स को भी सोशल स्टूडेंट्स और वाइस वर्सा इसी तरह के जो सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स जो है वो साइंस के सब्जेक्ट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है ये चेंज किया गया है। सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम टॉप अमंग द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड विल बी फैसिलिटेटेड टू ऑपरेट इन इंडिया। टॉप 100 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो वर्ल्ड में टॉप लेवल पे वर्क करेंगी, जो इंडिया के स्तर पे कार्य करेंगी, ठीक है। और उन 100 यूनिवर्सिटीज़ जो विश्व स्तर पे कार्य कर रही है यूनिवर्सिटीज़, उन सभी को फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो इंडिया में भी अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकती हैं। द सिस्टम ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज will be phased out in 15 years and colleges will be given greater autonomy and power to grant degrees. The deemed university status will end. Okay, so इस तरीके का सारा स्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम को दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं बहुत जेलियस फील कर रही हूँ कि मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, स्कूलिंग कंप्लीट हो चुकी है। मुझे इस बात का बहुत खेद है, लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एजुकेशन सिस्टम बड़ा ही ईजी होने वाला है। और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो बर्डन होता है ना एजुकेशन का, वो बर्डन नहीं रहेगा। अब फ्री लेवल पे फ्री स्टाइल में स्टडीज़ को कंटिन्यू किया जा सकता है ना। सो ये सारी चीज़ें जो है नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इंक्लूड की गई है। इसके अलावा अगर कुछ रह गया है जो मैं इंक्लूड करना भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें इंक्लूड की गई है वो सभी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 3 मेजर चेंजेस किए गए हैं स्कूल लेवल पे, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड द कॉलेज और ग्रेजुएशन लेवल चेंजेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप कंटिन्यू कीजिए, लर्न कीजिए, समझिए। और लर्न करने से अच्छा है कि समझिए इन चीज़ों को। समझने से चीज़ें बहुत अच्छे वे में समझ में आ जाती है और आप उसको आंसर कर पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं अगर मैं बात करूँ, क्या होगा क्वेश्चन, कब लॉन्च की गई, 29 जुलाई 2020। किसने अप्रूव किया, यूनियन कैबिनेट ने। NEP 2020 जो है उसने किसे रिप्लेस किया है, 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को। 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को कब मॉडिफाई किया गया था, 1992 में। इसके अलावा 1992 में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी किसने लॉन्च की थी, लेट PM इंदिरा गांधी ने 1968 में, ठीक है। इसके अलावा कौन से 3 मेजर सेक्टर्स हैं, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से या फॉलोइंग में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट नहीं है, या कौन सा सेक्टर है जिसमें मेजर चेंजेस नहीं लाए गए हैं। ऐसे करके ये 3 ऑप्शन और एक दूसरा कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आप उसके ऊपर आपको करेक्ट करना है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन तो करेक्ट हैं, ये तो मेजर चेंजेस हैं ही। अगर कोई और ऑप्शन दे दिया जाता है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 3 मेजर चेंजेस यहाँ लाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा GDP को कितना बढ़ाया गया है, 1.6%, और कहाँ तक ले जाया गया है, दैट इज़ 6%, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो एम है उसे ध्यान रखना है, इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। देखिए इंडिया में बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेजेबल स्टूडेंट्स हैं, बहुत सेंसिबल स्टूडेंट्स हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे टॉप कर रहे हैं। इवन ग्लोबली जिनकी नज़रें, जो बहुत टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं या टॉप जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सब की नज़रें गड़ी रहती हैं इंडिया के टॉपर्स पर,
क्यों? क्योंकि इंडिया में इतना ही टॉप लेवल का एजुकेशन ऑलरेडी, इतना टॉप लेवल का ब्रेन ऑलरेडी इंडिया के स्टूडेंट्स के पास में है। हम लोग टॉप कर रहे हैं। आर्यभट्ट ले लीजिए, चाणक्य ले लीजिए, बेसिक जो हमने जितना सब कुछ भी मिला है लोगों को विश्व स्तर पे, कहाँ से मिला एजुकेशन? इंडिया से। तो इंडिया तो अपने आप में एजुकेशन का गढ़ माना जाता है, लेकिन जो लास्ट एजुकेशन पॉलिसी थी उससे कहीं ना कहीं एजुकेशन एक बर्डन बन चुका था, है ना, और उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म होती चली जा रही थी। उसी के बीच में आफ्टर ऑल 74 ईयर्स जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च की गई है, इसको देखते हुए वी कैन से दैट ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये अब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा लेकर आई है। बहुत मॉडिफिकेशंस बीच में हुए, बहुत सारी कमिटीज़ बीच में बनी हैं, लेकिन जो एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इससे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। सो डोंट एवर फॉरगेट टू गो थ्रू दिस एजुकेशन पॉलिसी। और मुझे भी इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। सो डोंट एवर फॉरगेट कि आप इसे अच्छे से लर्न कर लें, इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। उसके अलावा अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई एम हेयर टू आंसर यू, ओके। और इकोनॉमिक्स और जो हमारा पॉलिटी का सेशन है उसे कंटिन्यू करना ना भूलें। उसी के साथ में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और इसके अलावा जो इंग्लिश का सेशन है ये कंटिन्यू हो रहे हैं हमारे चैनल्स पे, है ना। तो इन्हें आप फॉलो करना ना भूलें। सजेस्टेड लिंक्स में जाकर के सारे वीडियोस को फॉलो कीजिए। होप यू विल डेफिनेटली गोइंग टू एन्जॉय इट, ओके। यू आर गोना एन्जॉय ऑल दीज थिंग्स, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑल दोज लिंक्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।